बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 9 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिज़ाइन अप्रोच। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप में से किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल CS खान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल CS खान स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिज़ाइन अप्रोच। आज के मेरे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले है ओवरव्यू ऑफ टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच। इसके बाद टॉप डाउन अप्रोच के कुछ फेजेस हैं जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट, लॉजिकल प्रोजेक्ट, फिजिकल प्रोजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट और आखिर में हम लोग देखेंगे बॉटम अप अप्रोच। सबसे पहले देखते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली क्या चीज है। द टॉप डाउन अप्रोच इज एम्प्लॉयड इन डिफरेंट कंप्यूटर एरियाज इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इट correlate a series of stages to the construction of distributed database project beginning from the ground and is employed in homogeneous system. Basically top down जो अप्रोच है जो ऑलरेडी सिस्टम बने हुए हैं उनके लिए नहीं है। जब आप लोग एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, नया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने जा रहे हैं और वो सिस्टम भी आपका होमोजेनियस सिस्टम हो। होमोजेनियस सिस्टम से मुराद क्या है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसके तमाम जो साइट्स या नोड्स हैं उसके अंदर उसका लेआउट, उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम हो, उन सिस्टम को होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। जब आप लोग होमोजेनियस सिस्टम बनाने जा रहे हैं और वो बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट फेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले से एग्जिस्टिंग में ना हो, तो उस सिस्टम के लिए उसकी डिजाइनिंग या डेवलपमेंट के लिए हम लोग टॉप डाउन अप्रोच जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। In other words, it starts with the basic and continually subdivides it until it reaches the specific. अब टॉप डाउन जो अप्रोच है इसमें क्या क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपने बेसिक से स्टार्ट करना होता है, जनरल कंसेप्ट से स्टार्ट करना होता है और किसी स्पेसिफिक आपने कंडीशन या पोजीशन तक आपने पहुंचना होता है। इसका ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये टॉप डाउन अप्रोच का एक ओवरव्यू है जिसमें कुछ फेजेस हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, उसके बाद कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट है, फिर लॉजिकल प्रोजेक्ट है और उसके बाद फिर हम लोग क्या है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर क्या है फिजिकल प्रोजेक्ट है। इसमें जो आप लोगों के पास येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली क्या है, ये ट्रेडिशनल स्टेजेस हैं जब आप लोग कोई भी डेटाबेस सिस्टम डेवलप करते हैं। लेकिन अब ये जो रेड कलर में है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए है। इसका मतलब क्या है, जब आपने अपने रिक्वायरमेंट कंसेप्चुअल और लॉजिकल प्रोजेक्ट आपने डेवलप कर लिया, अगर आपने उसको क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग सेपरेट नोड्स के ऊपर, सेपरेट लिंक या फिर सेपरेट लोकल डेटाबेस के ऊपर, तो वो सिस्टम आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग उसका फिजिकल प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये टॉप डाउन क्या है हमारे सामने एक अप्रोच है। जब हमने एक होमोजेनियस सिस्टम बनाना हो और वो भी नए सिरे से बनाना हो तो इन फेज से हमें गुजरना पड़ता है। अब हम बारी बारी तमाम जो फेजेस हैं इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो फेज है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इन दिस स्टेज टेक प्लेस द कलेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा एंड इट्स रिस्ट्रिक्शन एंड रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में इस फेज में क्या करना होता है, उस इदारे का जिसका हमने डेटाबेस बनाना हो उसके मुतालिक हमने डाटा इकट्ठा करना होता है। उसके दरमियान जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या आपका सिस्टम कैसे वहाँ फॉलो हो रहा है उनके मुतालिक हमने क्या करना होता है, वो सारा डाटा कलेक्ट करना होता है। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज रियलाइज्ड थ्रू द मीटिंग विद द यूजर वेयर इज ऑब्जर्व्ड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। अब हमें ये जो रिक्वायरमेंट है कैसे मिलेंगी, उस इदारे के मुतालिक हमें उनके जो यूजर्स हैं उनके साथ मीटिंग करने के बाद कि आया उस इदारे के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे उसका फ्लो हो रहा है, उसके बाद फिर हमें उसकी रिक्वायरमेंट जो है
फिर हमें उसको गैदर करते हैं, उसके मुतालिक डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके मुतालिक किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब हम लोग एंटिटीज उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उनके एट्रीब्यूट से रिलेटेड वो जो सारे के सारी चीज़ें हैं फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको गैदर करते हैं। इन द एंड ऑफ एनालिसिस अ डॉक्यूमेंट विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज जनरेटेड। फिर एट द एंड इस फेज के हम लोग एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमें जो जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो हमारे सामने उस रिपोर्ट के अंदर जो उस डॉक्यूमेंट में हमें हमारे सामने वो मौजूद होता है। सेकंड फेज में हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट। अब कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट बेसिकली क्या चीज है। इन दिस स्टेज टेक प्लेस द modeling of data and its relationship independently of the structure representation regarding the distributed database system। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमने डाटा इकट्ठा किया होता है फर्स्ट फेज में रिक्वायरमेंट में, अब हम लोग क्या करते हैं, उसकी आपस में उस डाटा का आपस में लिंक देखते हैं, आपस का रिलेशनशिप देखते हैं कि उस डाटा का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या कंसेप्चुअल तौर पे वो डाटा एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेट है। मिसाल के तौर पे उस इदारे के अंदर किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग क्या करेंगे, अब उसके अंदर एंटिटीज को फाइंड आउट करेंगे। अब हर एक एंटिटीज के बेसिकली क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको देखेंगे। और इसी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एंटिटीज हैं उसके मुतालिक हम लोग आपस में उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो सारा हम लोग कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे। The conceptual project is realized through the analysis of the requirement specification। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आया उस रिक्वायरमेंट में किन किन कौन कौन सी एंटिटीज शामिल हैं और उस एंटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है और उन हर एक एंटिटीज के आपस में यानी उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। In the end of conceptual project, conceptual schema diagram with the correct data integrity restriction is obtained। फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली एट द एंड हम हमारे सामने एक डायग्राम आ जाती है जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा हमारे सामने होता है। एग्जैक्ट डाटा से मुराद क्या है, उन एंटिटीज का आपस में किस तरह से फ्लो हो रहा है। जिस तरह से ईआर डायग्राम देख लें, ईआर डायग्राम में क्या होते हैं, डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, वो आपस में किस तरह से कोरिलेट हो रही होती हैं और हर एक जो ईआर डायग्राम में जो एंटिटीज है उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे सामने एक पूरे फ्लो हो रहा होता है, एक कंसेप्चुअल डायग्राम बनी होती है। वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट की जो एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स या उस सिस्टम का जो फ्लो है वो किस तरह से है उसका हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, एक ईआर डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है लॉजिकल प्रोजेक्ट। अब लॉजिकल प्रोजेक्ट क्या होता है, इन दिस स्टेज टेक प्लेस द कन्वर्जन ऑफ द कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट टू द रिप्रेजेंटिंग स्कीमा ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम, जिसे हम लोग लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अब इससे मुराद क्या है, जो हमने ईआर डायग्राम बनाई ऐसे प्रीवियस कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम लोग बेसिकली किसी भी रिलेशनल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसको लॉजिकल स्कीमा में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जितनी भी एंटिटीज थी अब इस फेज में आके वो क्या बन जाएंगे, वो रिलेशन बन जाएंगे, वो टेबल बन जाएंगे। अब उस एंटिटीज के जितने भी वहाँ एट्रीब्यूट्स अब यहाँ उस रिलेशन या उस टेबल के अंदर वो क्या बन जाएंगे, एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स के कॉलम्स बन जाएंगे। अब इसका मतलब है लॉजिकल प्रोजेक्ट का क्या मतलब है कि हमने कंसेप्चुअल मॉडल को आप लॉजिकली प्रोजेक्ट या लॉजिकली मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें जो फ्लो था ईआर डायग्राम को अब हमने रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया है, टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया है। The logical project is realized through the application of the conversion rules, translation of the relational model of the distribution database। अब हमने इसको कन्वर्ट कैसे करने हैं, उसके कन्वर्जन रूल या फिर उसके रिलेशनल मॉडल के जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस के जो मॉडल के जो क्राइटेरिया हैं उसके मुताबिक अब हमने उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। In the end of logical project or logical schema with tables, store procedure, views, access, authorization, etc is obtained। अब at the end logical project में हमें उस conceptual schema से जो एंट्रीज थी उनका टेबल्स, उनके जो प्रोसीजर्स हैं, उनके जो व्यूज हैं, अब उसके बाद जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं जिस तरह से प्राइमरी की है, फॉरेन की है या बाकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं अब हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देने होते हैं। नेक्स्ट फेज हमारे सामने है वो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का। इन दिस स्टेज इज टेकन द डिसीजन ऑफ हाउ द डाटा एंड प्रोग्राम्स मस्ट बी एलोकेटेड फ्रेगमेंटेड थ्रू द नोड्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस फेज के अंदर जो लॉजिकल स्कीमा या लॉजिकल हमने मॉडल बनाया था जिसमें हमने डाटा को रिलेशन या टेबल की सूरत में, व्यूज की सूरत में कन्वर्ट किया था, अब हमने उसको क्या करना है, उसके फ्रेगमेंटेशन हमने बनानी है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और उसको फिर हमने क्या करना है, इंडिविजुअली कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हमने इंडिविजुअली हर एक साइट के ऊपर हमने उसको प्लेस करना है। In some cases, the network itself is designed and built to satisfy the necessities of the distributed database project. अब इसमें बाज़ वक़्त हमें नेटवर्क जो है वो खुद से भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, या फिर बना बना नेटवर्क है उसको यूज़ करने के बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को इंडिविजुअली साइट्स के ऊपर हमें प्लेस करवा सकते हैं। This stage is considered the most critical in the project of distributed database. अब distributed database में ये जो स्टेज है ये बड़े क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें हमने क्या करना है, हमारा जो प्रीवियस हमारा जो रिकॉर्ड है जिसमें हमने जो तमाम जो हमारा डाटा था उस इदारे का, उसको हमने टेबल व्यूज या बाकी जो हमारे सामने जो डाटा था उसको हमने क्या कर दिए है, फ्रेगमेंट करके, फ्रेगमेंट से मुराद हमने उसको पार्ट्स बना दिए हैं। पार्ट से मुराद क्या है कि जो हमें डाटा इंडिविजुअली हर एक साइट के ऊपर रिक्वायर्ड है वैसा डाटा हमने उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अब हमने उसको क्या करना है, इंडिविजुअली हर एक साइट के ऊपर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए प्लेस करवाना है, ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जो नेटवर्क है या डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है वो किस तरह से ऑपरेट होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है। और आखिर में क्या करना है, उसकी फिजिकल प्रोजेक्ट बनाना है। इन दिस स्टेज द लॉजिकल स्कीमा इज डिफाइंड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सूटेबल टू द डाटा मॉडल। फिर अब हमने क्या करना है, इंडिविजुअली जब हर एक फ्रेगमेंट्स को इंडिविजुअली हर एक साइट के ऊपर हमने प्लेस करवा देना है, तो फिर हमने क्या करना है, उसका हमने फिजिकल वो मॉडल बनाना है। फिजिकल मॉडल से मुराद के हर एक इंडिविजुअली साइट के ऊपर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। द फिजिकल प्रोजेक्ट इट इज रियलाइज्ड बाय मींस ऑफ एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन। अब हर एक इंडिविजुअली नोड्स के ऊपर, हर एक इंडिविजुअली साइट्स के ऊपर जो हमारा डाटा है वो किस तरह से ऑपरेट होगा, वो बेसिकली स्ट्रक्चर की लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो बेसिकली वो वर्क करेगा। आफ्टर फिनिशिंग द फिजिकल project of each node of the computer network, the distributed database is ready for use। अब हमें क्या करना है, जब हमने इंडिविजुअली हर एक साइट के ऊपर वो एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हमारा डाटा वो फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो हर एक इंडिविजुअली साइट से रेडी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस की हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, कौन से, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को। A monitoring process is initialized and aims to discover possible error। फिर क्या है, जो हमारा जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि आया उस सिस्टम में हमारे कोई सामने कोई एरर तो नहीं आ रहे, आया हमारे सिस्टम का फ्लो सही तरह से आ रहा है, कोई किसी साइट के ऊपर कोई जो यूज़र है वो अपनी क्यूरी पुट करता है, उसके अगेंस्ट, उस क्यूरी के अगेंस्ट क्या उसकी रिक्वायरमेंट का रिकॉर्ड उन तक पहुँच रहा है, इंडिविजुअली साइट से एक्सेस होकर आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई एरर तो नहीं आ रहे। Such errors are the system feedback and are sent to the people responsible for the construction of distributed database। अब अगर उनमें से कोई एरर आ रही है तो इसका मतलब वो सिस्टम का फीडबैक है, आया सिस्टम की परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं ठीक। अगर वो कुछ एरर्स हैं तो फिर उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को कंस्ट्रक्ट करने वाले उन तक पहुंचाया जाएगा, ताकि सिस्टम को फर्दर में किया जा सके। ये हमारे सामने जो फर्स्ट अप्रोच थी वो टॉप डाउन, उसमें जब नया सिस्टम बनाते थे तो यह नया सिस्टम को किन किन फेज से गुजारते थे, वो टॉप डाउन हम लोग स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच इज सुटेबल व्हेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजाइन इज टू इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग डेटाबेस सिस्टम। बेसिकली बॉटम अप अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हमारे सामने एक नया सिस्टम नहीं बनाना होता, बल्कि पहले से बना हुआ सिस्टम है, अब हमने उसको इंटीग्रेट करना है या फिर किसी और मॉडल्स में हमने उसको शिफ्ट करना है, किसी और लेआउट में शिफ्ट करना है, या उसको फिर क्या करना है, हमने अपग्रेड करना है, तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, बॉटम अप अप्रोच चाहिए। द बॉटम अप अप्रोच, द बॉटम अप डिजाइन स्टार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस इज इंटीग्रेटिंग लोकल स्कीमा इनटू ग्लोबल स्कीमा। ये जो फेज है बेसिकली स्टार्ट ही आपका लोकल स्कीमा से स्टार्ट होता है और फिर ग्लोबल स्कीमा तक आपने इसको फर्दर कन्वर्ट कर देना होता है, क्योंकि इससे पहले जो आपका जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी ऑलरेडी बिल्ट ऑन होती हैं, आपने जस्ट लोकल स्कीमा से फर्दर ग्लोबल स्कीमा के अंदर जो चेंजेस आती हैं जो आपने अपग्रेड करना है उसके अंदर जस्ट उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। One of the most important aspects of the design strategy is to determine how the integrate multiple database systems together।
अब इसमें हमें अगर डिफरेंट मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट करना हो तो भी बॉटम अप अप्रोच को यूज किया जाता है। Implementation alternatives are classified according to the autonomy, distribution and heterogeneity of the local system. अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आपने जो इम्प्लीमेंट करना है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हेट्रोजेनिटी या किसी भी जो है एस्पेक्ट्स को आपने मद्देनजर रखते हुए आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि बाज़ वक़्त बॉटम अप अप्रोच में ऐसा होता है कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल जो साइट्स होते हैं या लोकल जो साइट होती हैं, लोकल डेटाबेस हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, लेआउट है, वो एक जैसा नहीं होता। आपने डिपेंड करना होता है कि किस तरह से आपने एक दूसरे के स्ट्रेटजीज के अंदर एक दूसरे का जो लेआउट है उसमें इसको मर्ज करना है। बॉटम अप प्रोग्राम डिजाइन वर्क्स इन द एग्जैक्ट अपोजिट वे। इट स्टार्ट विद द कंपोनेंट पार्ट्स एंड रिपीटेडली कंबाइन देम टू अचीव द जनरल पार्ट्स। अब आपने क्या करना होता है, बेसिकली स्पेसिफिक से स्टार्ट करना होता है और किसी जनरल कंसेप्ट तक आना होता है। For example, consider the factorization from the previous section. A bottom-up design, the steps involved might look like. अब बॉटम अप अप्रोच बेसिकली क्या होती है, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन से स्टार्ट होकर आपने बेसिक तक आना होता है। जिस तरह से ये फैक्टराइजेशन हुई है, फैक्टराइजेशन के बाद रिजल्ट एट द एंड आपके पास सामने ये होता है, यानी कोई सिंगल आपके पास वैल्यू होती है। अगर आप इसको क्या करते, बॉटम अप से आप लोग टॉप डाउन में आते तो आप लोगों ने क्या करना होता, 1540 अगर सपोज करें आपके पास एक वैल्यू है, आपने क्या करना है, उसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद आप इस स्टेज के ऊपर पहुंचती कि आपके सामने एक फैक्टराइजेशन होती। लेकिन बॉटम अप ने आपने बिल्कुल अपोजिट वर्क करना होता है, जिसमें क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन से आपने सिंगल वैल्यू की तरफ आना होता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी कि आया बॉटम अप अप्रोच किस तरह से एक दूसरे के मतलब के उल्ट काम करती है टॉप डाउन डिजाइन के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।